Hello guys, welcome back to the channel. This is your friend Vansh and today we are going to study the cost of equity under the financial management. So this is going to be the video number 5. ये वीडियो नंबर 5 होने वाली है अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिसके अंडर हम पढ़ेंगे आज हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं कि कैलकुलेट करने में कि कैसे आपको मदद हो सकती है। तो उसमें देखा था हमने कि दो तरह से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। एक होता है कि मिक्स, एक होता है ओवरऑल वेटेड एवरेज मेथड और एक होता है स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आज हम स्पेसिफिक सोर्स में एक पहला सोर्स जो था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आज हम उसे देखेंगे, इन डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या कहना चाहता है ये? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो एक्सपेक्ट करके चलता है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में करी है या एक फर्म में करी है तो उससे कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलने वाला है। तो वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसको एक और डेफिनेशन है इसकी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू लीव द अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी ये एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वेरेज जो सेकंड डेफिनेशन ये होगी हमारी ये एक फर्म या फिर एक एंटरप्राइज या फिर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वो होता है जो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है दैट अ फर्म मस्ट अर्न, मतलब इतना तो कम से कम एक फर्म को अर्न करना ही करना पड़ेगा जो कि उसने इन्वेस्टमेंट ली है किसी एक इंडिविजुअल से, किसी एक फाइनेंशियल सोर्स से, इक्विटी की फॉर्म में जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा है उससे, कि मिनिमम उसे उतना तो इनकम होनी चाहिए या फिर उसका इतना रिटर्न तो होना ही होना चाहिए। तो वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो दैट एक इसमें पॉइंट और ऐड होता है कि सो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर वुड नॉट चेंज, वुड लेफ्ट अनचेंज, मतलब कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस है शेयर होल्डर्स का वो शेयर्स का वो अनचेंज हो, यानी उसमें कोई भी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो ये तो देखा था हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो मतलब वो रेट है जो कि एक फर्म को अर्न करना ही करना है मिनिमम, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट लिया था इक्विटी की फॉर्म में किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी फर्म से, किसी भी फाइनेंशियल सोर्सेज से, सो दैट वो उसका पेमेंट कर सके टू दी इन्वेस्टर्स। क्लियर हुआ? इसके बाद द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कैन बी कंप्यूटेड एज पर द फॉलोइंग अप्रोचेज। इसमें हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, ये तीन अप्रोचेज हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो तीन अप्रोचेज हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर डिविडेंड प्राइस अप्रोच जिसे बोलते हैं, दूसरा है अर्निंग यील्ड मेथड और तीसरा है अपना डिविडेंड प्लस ग्रोथ इन द डिविडेंड मेथड। तो अब हम इसे एक एक करके इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है और इससे इनके अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे तो उन्हें भी आप ध्यान से देख के चलिएगा, तो सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे एग्ज़ाम में 101% एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता ही बनता है, चाहे वो थ्योरी का बने और हो सकता है कि एक पार्ट आपको थ्योरी का दे और एक पार्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दे। तो ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर डिविडेंड प्राइस मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी दैट रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स विच विल मेंटेन द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। मतलब जो करंट मार्केट में आपकी इक्विटी शेयर्स का प्राइस चल रहा है उसे वो एक मिनिमम रेट डिविडेंड दे पाए जिससे कि वो जो आपका रेट मार्केट में चल रहा है वो फ्लक्चुएट ना हो, यानी वो चेंज ना हो, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे जाए, वो एक मिनिमम रेट होता है डिविडेंड का, इसमें कहा गया है। इसके बाद दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन द कंपनी हैज स्टेबल अर्निंग्स एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा ये मेथड आप केवल तभी लगाएंगे जब कंपनी की अर्निंग्स जो हो स्टेबल हो, साथ ही साथ जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो भी एक स्टेबल हो फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स या फिर कॉन्टिन्यूसली एक स्टेबल अर्निंग मतलब स्टेबल वो पॉलिसी फॉलो करते हों। क्लियर? इसके बाद दिस अप्रोच हाईली रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड्स।
हाउएवर इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेन अर्निंग ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ये जो एक मेथड हमने अप्रोच पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली इसका मेन फोकस जो रहता है वो केवल केवल डिविडेंड्स के ऊपर रहता है, रेदर देन कि रिटेन अर्निंग को फोकस नहीं कर पाता, ये उसे इग्नोर करता है। क्योंकि एक मार्केट प्राइस, कभी भी मार्केट में जब इक्विटी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, केवल उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार। जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है, उनके नियर फ्यूचर में कोई ऐसी ग्रोथ पॉलिसी तो नहीं आ रही, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी रिटेन अर्निंग की, उसमें डिविडेंड पॉलिसी उसकी क्या है। बेसिकली डिविडेंड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें कि कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वेरएस कितना परसेंट वो रिटेन करके चलेंगे। तो रिटेन अर्निंग के जो इम्पोर्टेंस है उसे इग्नोर करके चलता है, और वो फोकस किस पर करता है, केवल और केवल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पे। क्लियर हो? तो इसका एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू DPS बाय NP। अब ये क्या है, सबसे पहली बात बता दूं, ये केवल और केवल नए इक्विटी शेयर्स के लिए है ये वाला फॉर्मूला। KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू DPS बाय NP। DPS इसमें क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, और NP क्या होता है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। ये होता है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। और KE होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ध्यान रखिएगा, KE होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने आपको इसके छोटे छोटे सिंबल्स याद करवाए थे जब मैंने पढ़ाया था। KE, KP, KC, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KD, कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये सब होते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं KE की। KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब इसका सिंपल मीनिंग में अगर आपको हिंदी में बताऊं तो ये होता है, एक रेशियो है जितना कि आप एक इन्वेस्टर को पे करेंगे डिवाइडेड बाय आपको उनसे कितना मिल रहा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगी। यानी आपको एक 100 रुपये पाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है एज अ डिविडेंड, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगी। ये पर ईयर के हिसाब से होता है, बेसिकली पर ईयर के हिसाब से आपका एनुअली हो सकता है, या फिर आप सेमी एनुअली भी कर सकते हो, अगर वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैसे होता है एनुअली या सेमी एनुअली। ये कंपनी की पॉलिसी पर डिसाइड करता है, नॉट नेसेसरीली कि वो एनुअली ही हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। ये तो होता है हमेशा, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर टैक्स, ये हमेशा आफ्टर टैक्स आता है इससे। और एक और फॉर्मूला है, ये तो था नई इक्विटी शेयर जब आप इशू करेंगे, या फिर आपकी कंपनी एक नई कंपनी है, उससे उसके मार्केट में शेयर्स अभी नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो अब फ्रेश इशू करने जा रही हैं, बट उनके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेगा, तो KE इज इक्वल्स टू DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड बाय MPS। MPS क्या होता है, अब मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में आपका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो क्या है, तो होता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्योंकि हमने बात करी थी मार्केट प्राइस को उसमें स्टेबल रहना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए, कि वो ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो हमें एक कांस्टेंट मार्केट रेट पे चलना है। ठीक है, तो KE इज इक्वल टू DPS बाय MPS। आई होप आपको समझ आया होगा कि अब तक क्या है। एक बार आप ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है क्या नहीं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। इसके बाद चलिए, तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप एक बार पढ़ लीजिए। अ कंपनी इशूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. द कंपनी हैज़ बीन पेइंग 20% डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 ईयर, यानी लास्ट 5 ईयर से वो 20% डिविडेंड पे आउट कर रही है, उनका पे आउट रेशियो 20% है, एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे मैंने कहा था, स्टेबल अर्निंग और साथ ही साथ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया कि 5 साल से तो लगातार वो 20% कर रही है, साथ ही साथ यही रेट वो मेंटेन करके चलना चाहती है फ्यूचर में भी। सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज 150 रुपीज़। अब इसमें हम केवल एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ तक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल तक था, इससे ऊपर ऊपर का एक क्वेश्चन है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ऐड ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर का पढ़ें तो इसमें कहा है अगर फ्रेश इशू करने जा रही है तो क्या उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, वेयर एज अगर वो उसकी करंट शेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं तो उस केस में क्या रहेगा।
तो अगर पहली बात करें पहले पार्ट की, तो उसमें कैसा होगा, तो के ई इज इक्वल्स टू डी पी एस बाई एन पी। आपको पढ़ाया था मैंने, डी पी एस बाई एन पी इंटू हंड्रेड इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू हंड्रेड कर दीजिएगा। अगर आपको पॉइंट्स में निकालना है, वो 0.00 कुछ ऐसे आ सकता है, 0.05, 0.5, 0.2, तो ऐसा भी आ सकता है। अगर आपको पॉइंट्स में चाहिए, पॉइंट्स में भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप उसे परसेंटेज में निकाल देते हैं तब भी आपका आंसर सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। तो डी पी एस बाई एन पी इंटू हंड्रेड, डीपीएस इसमें क्या है, डिविडेंड पर शेयर। आप खुद देख के बताइएगा कि डिविडेंड क्या होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है द कंपनी हैज़ बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको पता होगा डिविडेंड, हमने डिविडेंड परसेंटेज तो बता दिया, 20% पर शेयर है, बट आप जो कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड की अमाउंट, वो किस पे करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये ईच, साफ लिखा हुआ है 100 रुपये ईच फेस वैल्यू है, और 20% आप डिविडेंड पे आउट करते हैं, तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, 20 रुपीज़, बिल्कुल सही। तो 20 इज डीपीएस, एनपी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स होता क्या है, नेट प्रोसीड बेसिकली होता है कि आप शेयर इक्विटी इशू करने वाले हो, तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर से कितना पैसा रिसीव होगा। अब कितना पैसा रिसीव होगा, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ ब्रोकरेज देनी हो, कोई कमीशन देना हो, तो उसको आप माइनस कर दोगे, या फिर आपको कोई फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ रही हो। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि अगर आप कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज मार्केट में निकालते हो, तो उसके आपकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ जाती है कई बार, तो उसे आप माइनस करके चलेंगे। तो इस केस में ऐसा कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या कमीशन या ऐसा कुछ तो नहीं है, तो इसमें आप नेट प्रोसीड्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से आप निकाल दीजिएगा, बिल्कुल पर शेयर के हिसाब से निकाल लीजिए, या फिर आप फुल अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। पर शेयर वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ ईच है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आप इशू करें, ध्यान रखिएगा प्रीमियम 10% है। अगर डिस्काउंट पे कई बार ऐसा होता है, डेट की बात करें, तो अगर वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो उसमें माइनस कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी जो होता है वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, आपको ये पता होगा। तो अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे, तो प्रीमियम की अमाउंट भी आपको प्लस करके चलनी पड़ेगी नेट प्रोसीड्स के लिए, यानी आपको कितना पैसा बेसिकली शेयर होल्डर से रिसीव होगा। शेयर होल्डर से आपको 110 रुपीज़ रिसीव होंगे, तो 20 डिवाइड बाई 110 इंटू 100 करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा 18.18%। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर था फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये था कि विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 150 रुपीज़। अगर उसके करंट शेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और उनका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 150 रुपीज़ है, तो उस केस में क्या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, वो आपको निकालना है। तो उस केस में जो फॉर्मूला था हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर आपका आया है 20 रुपीज़, वेराज आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपको साफ साफ दिया हुआ है 150 रुपीज़, तो डिवाइड बाय 150 इंटू 100 जब आप करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.33%। ये आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको इसी तरह से आपको बड़े आसानी से आप इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। क्लियर हुआ, चलिए इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस मेथड, इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। चलिए अब इसे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट प्लस द रेट ऑफ ग्रोथ इन द डिविडेंड। ऐसा होता है कई बार आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो तो सेम रहती है, बट मार्केट में इन्फ्लेशनरी चेंजेस आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो फर्म है वो भी ग्रो होगी, इन्फ्लेशन भी आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ को प्लस करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशनरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए आप 10 रुपये आज दे रहे हो और 10 रुपये ही आप 10 साल तक दे रहे हो, तो क्या उनकी वैल्यू जो 10 रुपये आप तीसरे साल दोगे या 5वें साल दोगे या दूसरे साल भी दोगे, तो क्या 10 रुपये की वैल्यू वही रहेगी, नहीं, उसकी वैल्यू कम होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, यानी ग्रोथ इन द सेंस आपकी फर्म की ग्रोथ, साथ साथ आपकी मनी वैल्यू की ग्रोथ, यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट प्लस द रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड, यानी आप कितना डिविडेंड ग्रो, हर साल ग्रोथ भी करोगे तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। ये तब होता है जब डिविडेंड आपके कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि दो तरह से दो फॉर्मूले होंगे, एक न्यू इक्विटी शेयर के लिए और एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के लिए। तो अगर आपका न्यू इक्विटी शेयर्स है तो क्या होगा, तो के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बता दी थी, के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डीपीएस मैंने बता दिया था डिविडेंड पर शेयर, एनपी नेट प्रोसीड्स इनटू 100, सेम वही फॉर्मूला है, प्लस ग्रोथ, इसमें बस आपको प्लस जी करना है और कुछ नहीं करना, प्लस जी।
फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स, ये नए इक्विटी शेयर्स के लिए होगा। जी, ग्रोथ परसेंट ऑफ द डिविडेंड, यानी आप पर ईयर आपका कितना ग्रोथ परसेंट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और कितना दे सकते हैं, वो आपको ऐड करना होगा। वेयरएज अगर आपकी कुछ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होंगे तो क्या होगा, तो के ई इज इक्वल टू डी पी एस बाई एम पी एस इंटू 100 प्लस जी। बस फर्क क्या आ गया, यहाँ पे नेट प्रोसीज था, यानी जो नए शेयर होल्डर से मिलने वाला है। वेयरएज दूसरे फॉर्मूले में क्या है, एम पी एस यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि आपको फ्लक्चुएट नहीं करवाना है, आपको कॉन्स्टेंट लेके चलना है, तो होगा एम पी एस प्लस जी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर हुआ? ये सिंपल था हमारा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। मैंने अभी डिविडेंड यील्ड पढ़ाया, मैंने इसके साथ ग्रोथ ऐड कर दिया, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ हो गया, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है अर्निंग यील्ड मेथड, ये होता है अर्निंग के बेसिस पे। हमने अभी तक ये डिविडेंड यील्ड मेथड होता है बेसिकली, ये होता है हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अर्निंग यील्ड मेथड होता है एक तरह से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अर्निंग यील्ड मेथड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द डिस्काउंट रेट दैट कैपिटलाइजेज अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर अर्निंग टू इवैल्यूएट द शेयर होल्डिंग्स। अब ये क्या होता है, इट इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग अर्निंग पर शेयर इनटू कंसिडरेशन। ये बेसिकली वो रेट होता है, ये डिस्काउंट रेट होता है जिससे कि कैपिटलाइज होता है स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर अर्निंग टू इवैल्यूएट द शेयर होल्डर्स। मतलब अगर आप कुछ पैसा एक फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कितनी अर्निंग पर शेयर आपकी, यानी कितनी अर्निंग्स आपकी होने वाली हैं, तो उसे कैपिटलाइज कर, यानी उस पर कितना आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको वो देखना है केवल। तो कॉस्ट ऑफ इसमें क्या होता है कि आप अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग आपको जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर मिलने वाला अर्निंग, अगर आपकी 100 रुपये का शेयर है उस पर कितनी आपको ईपीएस मिल रहा है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, आपको कितना मिलेगा, आपकी अर्निंग कितनी होगी, सिंपल। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये होता है फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स। सेम वही फॉर्मूले हैं, उसमें डीपीएस था, इसमें ईपीएस है, इसमें डीपीएस एनपी था, इसमें ईपीएस एमपीएस हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, के ई इज इक्वल टू ईपीएस बाय एनपी इंटू 100। ये होगा के ई इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये होगा फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स। इसमें ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लीजिए आप। ईपीएस होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पीएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने हैं, वो होता है आपका ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस बाय एनपी इंटू 100 फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स। और वेयर अगर आपके एग्जिस्टिंग है तो के ई इज इक्वल टू ईपीएस बाय एमपीएस, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। क्लियर? एक बार इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि कैसे होता है ये सब। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर भी मैं आपको एक बार नीचे दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 120 lakhs फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। Number of existing equity shares are 20 lakhs and the market value of equity share is rupees 60. It has net earnings of 180 lakh. Compute the cost of existing equity shares and the cost of new equity share capital, assuming that new shares will be issued at a price of 52 rupees per share and the cost of new issue will be 2 rupees per share. Clear हुआ कुछ? सब कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ क्या है। एक वो एक्सपेंशन प्लान करना चाह रही है जिसमें उसे नीडेड होगी 120 लाख रुपये की, 120 लाख रुपीज़ की एक्सपेंशन करना चाह रही है। तो इसमें और जो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास वो 20 lakhs हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू होगी वो है 60 रुपीज़ पर शेयर की उनकी मार्केट वैल्यू है। इट हैज़ नेट अर्निंग जो है उसकी 180 लाख है, 180 लाख रुपये वो कमाती है एनुअली। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की कैलकुलेट करनी है, साथ ही साथ नए इक्विटी शेयर कैपिटल की भी कॉस्ट हमें निकालनी है और रिज्यूम करके चलना है कि जो नए इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 52 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, बट उसमें जो 2 रुपीज़ की कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है कंपनी को। तो एक एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा कितना जो नेट प्रोसीड्स होंगी वो कितनी आएगी 50 रुपीज़, क्योंकि 52 - 2 इज़ 50, यानी 50 रुपीज़ की आपकी नेट प्रोसीड्स होगी। ठीक है, एक बार ईपीएस निकालना सीख लीजिए। ईपीएस कैसे निकलेगा, तो 180 लाख आपने बताया था कि उसकी नेट अर्निंग्स हैं, साथ ही साथ उसके 20 lakhs जो है वो 20 लाख उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास,
तो 180 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इज इक्वल्स टू 9, यानी 9 पर शेयर की उसकी अर्निंग है एनुअली। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईपीएस बाय एमपीएस इंटू 100। ईपीएस इज 9, एमपीएस हमने निकाल लिया था, एमपीएस हमें गिवन था, एमपीएस हमने निकाला नहीं, एमपीएस हमें गिवन था, जिसमें बताया था द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹60। तो 60 हमें गिवन था, 9 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 इज 15%। तो यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%। अब बात करते हैं हम नए इक्विटी शेयर्स की। तो नए इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला कैसे क्या था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अर्निंग पर शेयर क्या है हमारा, ₹9। नेट प्रोसीड्स कितना, अभी मैंने बताया कि कैसे निकलेगा, 52 माइनस 2, यानी 52 आपका नेट प्रोसीड्स होना चाहिए था, बट उसमें ₹2 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, तो वो उसे माइनस कर देंगे। जैसे मैंने कहा था फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी फ्लोटेशन कॉस्ट ₹2 की, तो उसे माइनस कर देंगे तो ₹50, यानी 9 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 इज 18%। तो आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन न्यू इशूज इज देयर। क्लियर हो आपको? आप अपनी बुक से इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको और क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसमें ज़रूर देखूंगा और आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डू ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे।